अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है पढ़ेंगे। लेक्चर 5 हमारा होगा, उससे ऑनवर्ड चलेंगे हम। तो हमारा टॉपिक है बेसिकली, स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, हम टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ। ये भी है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। अब सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये पूछा है, क्वांटम नंबर्स आप लोगों ने पढ़ लिया है, सवाल ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ना, बेसिकली ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब आपके पास कोई एटम है, उसका डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा, और उस एटम के अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। ये आपके पास एक एटम है, और यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट शेल है, ये आपके पास सेकंड शेल है, और इन शेल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहले में 2 बना दिए, दूसरे में 1 बना दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है कि शेल वाइज न्यूक्लियस के ऑर्बिटल वाइज, शेल वाइज न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये बात आपने याद रखनी है। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए आपको ऑल क्वांटम नंबर्स जो है ना, वो गिवन होने चाहिए। ऑल क्वांटम नंबर्स मस्ट बी क्लियरली गिवन। सपोज करें, ये क्या बात हुई सर? सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ एक शख्स आता है मेरे पास, वो कहता है सर मेरे पास n की वैल्यू जो है वो 2 है, l की वैल्यू मेरे पास 1 है, m की वैल्यू मेरे पास +1 है, और मेरे पास लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू है -1/2। तो देखें, उसने मुझे ऑल 4 क्वांटम नंबर जो हैं उनकी वैल्यूज़ दे दी। अब इससे मुझे क्या पता चला? मैं कहूँगा शेल नंबर जो है वो ज़ाहिर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, ये शेल नंबर बताता है, सेकंड शेल है। ठीक है, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये आपको पता है ये क्या बताता है, ये सब शेल बताता है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास L की वैल्यू 0 हो तो S ऑर्बिटल होता है, अगर आपके पास L की वैल्यू 1 हो तो P ऑर्बिटल होता है। तो मुझे ये भी पता चल गया सेकंड शेल का 2 शेल है और P उसका ऑर्बिटल है। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू +1 गिवन है। तो मतलब ये है कि जो P है उसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, X, PX, PY और PZ। तो इसका मतलब ये है इसकी PX ओरिएंटेशन है। और ये जो आपके पास है ये वाला स्पिन क्वांटम नंबर, ये उसने एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी दे दी है। तो ये आपके पास ये वाला जो है वो ऑर्बिटल आपको उसने दे दिया बाय गिविंग ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वांटम नंबर्स क्लियरली दिए गए हों तो आप इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, मतलब किस शेल में, किस ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल की कौन सी ओरिएंटेशन में और किस तरह स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो पता चल जाता है। तो ये इस टॉपिक में क्लियरली बताया गया है। अगला टॉपिक है, अगला भी टॉपिक बहुत छोटा है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ऐसे लिखता हूँ शॉर्टकट। तो जैसे कि आपने पहला टॉपिक पढ़ा है क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब आप पढ़े हैं एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम से हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। क्वांटम नंबर से तो हमें करनी आ गई है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम से हम किस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम आया कहाँ से? सॉरी, एमिशन स्पेक्ट्रम आया है बेसिकली हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि आपके पास कोई एटम है और उस एटम के अंदर आपके पास शेल्स होते हैं। मैं शेल थोड़े से राउंड ही बना रहा, थोड़े से इस तरह से ओवल शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 3 शेल्स बना दी हैं, और इसके फर्स्ट शेल में मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप क्या करें, एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे आता है कि आप इस एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं। एक्साइटेड स्टेट में किस तरह से लिया जा सकता है? 2 मेथड हैं। या तो आप इसे हीट करेंगे, मतलब इसे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एनर्जी प्रोवाइड, या तो इसे हीट कर सकते हैं या फिर आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी दे सकते हैं। 2 मेथड हैं। तो जब आप इसे एनर्जी देंगे
तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है जंप करके या तो सेकंड शेल में चला जाए या फिर जंप करके थर्ड शेल में चला जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए। और जब इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जंप करके जाएगा, वहाँ पे स्टे नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली यही इलेक्ट्रॉन वापस उसी ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने हीट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अब्जॉर्ब की है, उसको ये लाइट की फॉर्म में डिस्चार्ज करेगा। किस फॉर्म में डिस्चार्ज करेगा? लाइट फॉर्म में। अब वो जो लाइट है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर देखते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी कि स्पेक्ट्रम कैसे आता है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो एक स्पेक्ट्रम उसका शो करेगा लाइंस की फॉर्म में, जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। और उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम जज करके बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँचा था, क्योंकि उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी में पता होती है कि इस शेल की अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी है, इस शेल की अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी है, और इलेक्ट्रॉन ने इतनी अमाउंट रिलीज़ की है, मतलब वापस आया है। और वो अमाउंट हम कलेक्ट करके देखते हैं कि किस किस शेल के अंदर वो ऐड हो रही है। तो इस तरह हमें स्पेक्ट्रल लाइंस की हेल्प से हमें स्पेसिफिक एलिमेंट की स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो पता चल जाती है। कोई एलिमेंट है उसकी और होगी, किसी और एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कुछ और होगी, और हमें क्लियरली इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो ये बड़ा ही ईजी है। मिशन स्पेक्ट्रम जो है, मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, मिशन स्पेक्ट्रम इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट, टू राइट आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो ये आपके पास आ गया अगली चीज़। एक छोटी सी चीज़ और आपके साथ मैं क्लियर कर लूँ यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एटम्स जो है वो लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो नहीं देखे, रदरफोर्ड का यही एक फैक्ट जो आप कह सकते हैं डिफेक्ट था। तो एटम जो है वो कौन सा स्पेक्ट्रम देता है? तो एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। और लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है ये एक ही चीज़ है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में आपको डिफरेंस भी पता है, आपने पढ़ा होगा कि लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो कलर्स हैं वो शार्प बाउंड्री से सेपरेट हुए होते हैं, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो कलर्स होते हैं वो शार्प बाउंड्री से सेपरेट नहीं हुए होते। तो ये चीज़ आपने जो एटम्स के अंदर जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, याद रखिएगा, हर एक जो स्पेसिफिक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ईच एलिमेंट हैज़ स्पेसिफिक लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस। हर एक एलिमेंट की जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, उसका लिम्डा स्पेसिफिक होता है, उसकी वेवलेंथ स्पेसिफिक होती है, और उस लिम्डा से फिर हम ऑनवर्ड जो है वो प्रॉपरली अपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ईजिली डिपिक्ट करके राइट कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक आगे चलता है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये टॉपिक की हेडिंग है, मैं हेडिंग वाइज ही चल रहा हूँ क्योंकि हम प्रॉपर जो है वो सिलेबस लेके चल रहे हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, इसका मतलब क्या है? तो बेटा ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। इसका मतलब ये है, बोर ने मैं बता दिया था कि जो आपके पास कोई भी एटम है ना, उस एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिट्स में या शेल्स में मूव कर रहे हैं, और उन शेल की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड है, ना उससे ज़्यादा हो सकती है ना उससे कम हो सकती है। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी है, रैंडम एनर्जी नहीं है। मतलब एक शेल की इतनी है, दूसरी शेल की इतनी है, आपने पढ़ा होगा -13 किलो जूल पर मोल फॉर हाइड्रोजन, फर्स्ट बोर ने कैलकुलेट भी की हुई थी। तो ये आपके पास जो है वो क्वांटाइज एनर्जी। अब वहाँ से क्वांटाइज एनर्जी का जो कंसेप्ट है, वहाँ से ये भी चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास जो स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ना, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, स्पेसिफिक लाइंस, या यहाँ पे हम एक और टर्म यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट लाइंस। डिस्टिंक्ट लाइंस आती हैं ना, बहुत सेपरेट लाइंस आती हैं। तो जो डिस्टिंक्ट लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, वो बोहर के मॉडल को ही सपोर्ट कर रही होती हैं, जो बोहर ने मॉडल दिया था। बोहर ने ज़ाहिर मॉडल दिया था कि हर शेल की जो एनर्जी होती है वो स्पेसिफिक होती है, तो यहाँ पे क्वांटाइज होती है। तो बोहर का जो मॉडल है वो हमारे पास यहाँ से जस्टिफाई हो जाता है। आप फॉर एग्जांपल किसी एटम के ऊपर हीट डालते हैं, या किसी एटम के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी ऐड करते हैं, तो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है वो जंप करके हायर स्टेट में चले जाते हैं, और हायर स्टेट से जब वो बाकी रिटर्न बैक करते हैं अपनी नॉर्मल स्टेट पे, तो वो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है उन एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। और उन लाइट का जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आते हैं। हम उन स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे हैं कि हर एक, ये वाली स्पेक्ट्रल लाइंस, ये वाली स्पेक्ट्रल, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये शो करती है कि ये जिस ट्रांजिशन हो रही है, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहा है, उस शेल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, वरना लाइंस ना आती बल्कि कंटिन्यूस एक वेव आ जाती। तो लाइंस आने का पर्पज़ यही है कि बोहर ने जो बात की थी कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो शेल्स हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो ये वो जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही हैं।
तो इसी तरह जब ये लाइन जस्टिफाई कर रही है तो हमारे पास क्लियर हो गया कि इस लाइन का मतलब है फर्स्ट शेल, इस लाइन का मतलब है सेकंड शेल, इस लाइन का मतलब है थर्ड शेल। तो हम इन लाइन स्पेक्ट्रम से भी बड़ी इजीली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इस टाइम किस ऑर्बिट में गया था और वहाँ से वो जंप करके किस ऑर्बिट में वापस आया था। और इसी तरह आगे फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, उसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिडक्शन, हम इसको किस तरह से डिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। जो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस आई, उनकी दो चीज़ें देखी जाती हैं, कितनी आई, उनका मतलब नंबर क्या है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आई, और दूसरे नंबर पे उनकी पोजीशन क्या आई है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर काउंट करके और स्पेक्ट्रल लाइंस की पोजीशन काउंट करके हम ये चीज़ बता सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और दूसरा हम ये बता सकते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोज शेल्स। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गई तो इसका मतलब ये है आपने कन्फिग्रेशन ही कर ली है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं, और भी आसान हो जाएगा। एग्जांपल आपके पास हम लेते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ही काम किया था, तो हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है इसका जब एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा तो उस एमिशन स्पेक्ट्रम की जो है वो स्पेसिफिक लाइंस आती हैं। जब हमने हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम देखा तो उसके अंदर कुछ खास स्पेक्ट्रल लाइंस आई, एमिशन स्पेक्ट्रम लिख दिया, एमिशन स्पेक्ट्रम जब हमने किया तो उसके अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट खास किस्म की, सपोज करें इस तरह की मैं लिख देता हूँ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसको आपने लाइमन, बामर, पैचन सीरीज सुना होगा, तो अगर नहीं सुना तो कोई मसला नहीं है, बस कुछ खास तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस आई, वो डिस्टिंक्ट थी, और उन खास तरह की जो लाइंस आई हैं वो लाइंस हमें डिस्टिंक्ट करती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है वो यहाँ से यहाँ हुई है। सपोज़ करें आपको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके सेकंड शेल से जंप करके फर्स्ट शेल में आया है तो और तरह की स्पेक्ट्रल लाइन आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल से जंप करके फर्स्ट शेल में आया तो और तरह की स्पेक्ट्रल, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो अलग अलग जो आएंगी वो हमें ये साबित कर देंगी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में है और कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम इस तरह से उसकी फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और भी पर्पज़ होता है, इससे हमें एक और चीज़ भी पता चलती है, तो ये हम यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, हेल्प्स टू एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये एनर्जी लेवल्स भी हमें बताता है कि कौन से एनर्जी लेवल्स हैं, उसको फाइंड करने में भी हेल्प करता है, हेल्प्स टू डिटर्मिन एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ। इसी तरह अगर सोडियम की बात करें, क्योंकि बुक पे एग्जांपल है तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं, सोडियम। अब जो आपके पास सोडियम एटम है, जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, इसको इसके अंदर इसको हम चार्ज करते हैं, इसको हम हीट देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो येलो कलर की मिशन लाइंस आती हैं आपके पास, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो हमें हाइड्रोजन की जो इसकी जो सोडियम एटम की जो है स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसने येलो लाइन शो की है। तो येलो लाइन का मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ज़ाहिर है कलर की बेस पे ही जो है वो स्पेक्ट्रम बनता है। अगर रेड कलर आ रहा है इसका मतलब है इसकी एनर्जी लो है और इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। अगर ब्लू लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये है इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ कम है। तो इस बेस पे हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा मैं आपको ऑर्बिटल के बारे में भी बता दूँ कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल एक्चुअली न्यूक्लियस के गिर्द वो स्पेस होती है, वो वाला एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।